माँ फोन पर सुबक रही थी। सिर्फ खाना देना होता है और शुगर की सुई लगानी होती है। यही दो काम शैला के लिए भारी पड़ता है। वह इतना भी नहीं करना चाहती। कहती है कि मैं थक जाती हूँ, मुझसे होता नहीं। सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। शैला मेरी इकलौती भाभी है, क्या इतनी कमजोर हो गई है कि माँ को खाना भी नहीं दे सकती? बुढ़ापे के कारण माँ का ठीक से उठना बैठना नहीं हो पाता था। उनके घुटनों में हमेशा दर्द बना रहता। उस पर उनका भारी शरीर। 2 कदम चली नहीं कि हांफने लगती। अब इस स्थिति में शैला उनकी सेवा नहीं करेगी तो कौन करेगा? बुढ़ापे में बच्चे ही माँ बाप का सहारा होते हैं। माना कि उनके सिर्फ एक ही लड़का कृष्णा था और हम 3 बेटियां। उनकी सेवा तो हम बेटियां भी कर सकती हैं, मगर वे हमारे पास आना नहीं चाहती थीं। वजह वही सामाजिक रुसवाई। लोग कहेंगे कि बेटा के रहते बेटी के यहाँ रह रही है। बेटा पर तो अधिकार है, पर बेटियों के पास किस हक से जाएं? माँ की व्यथा सुनकर मेरा मन बेचैन हो उठा। अगर वे आसपास होती तो मैं तुरंत चलकर उनके पास पहुंच जाती, मगर विवश थी। कहाँ इलाहाबाद, कहाँ चेन्नई। जब तक कृष्णा दिल्ली में था जाना आसान था, अब संभव नहीं रहा। शैला दिन भर करती क्या है? बच्चों के स्कूल जाने के बाद उसके पास काम ही क्या रहता होगा? मेरा स्वर तल्ख था। सोती रहती है। कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। माँ बोली, तबीयत को क्या हुआ है? जवान है, आपकी तरह बूढ़ी नहीं। कृष्णा का रवैया कैसा है? कृष्णा दिन भर ऑफिस में रहता है। ऑफिस से आने के बाद वह सीधे शैला के कमरे में जाता है। वही 1 घंटे नाश्ता पानी करने के बाद खुसुर फुसुर करता है। वह तो उल्टा मुझे ही दोष देता है। क्या कहता है? यही कि मैं बिना वजह शैला से उलझती रहती हूँ। 72 वर्षीय महिला हैं आप। जरा सा टीका टिप्पणी कर ही दिया तो इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत है? क्या वह बूढ़ी नहीं होगी? कहकर मैं सोचने लगी कि बुढ़ापे में आदमी अपने शरीर से परेशान हो जाता है। तमाम बीमारियां उसे घेर लेती हैं, जिसकी वजह से वह चिड़चिड़ा हो जाता है। माँ को हाई ब्लड प्रेशर के अलावा शुगर भी था। न उनमें पहले की तरह जोश था, न ही स्फूर्ति। कौन कमजोर होना चाहता है? आज का नौजवान जवानी के नशे में कल की नहीं सोचता है। अगर सोचता तो माँ की यह हालत न होती। मुझे शैला से ज्यादा कृष्णा पर क्रोध आ रहा था। यह वही कृष्णा था जिसे माँ देशी घी का लड्डू कहती थीं। हम 3 बहनों में कृष्णा सबसे छोटा था, इसलिए उसे माँ और हम सब का भरपूर लाड़ प्यार मिला। इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि वह लड़का था। 3 लगातार बेटियां हुई तो माँ झल्ला गईं। ऐसे में कृष्णा का आगमन अंधेरे में चिराग की तरह था। कृष्णा के आने के बाद माँ का सारा ध्यान उसी पर टिक गया। हम बहनें उनके लिए पहले ही बोझ थीं, अब और हो गईं। वे जब तब हमें डांटती रहती, मानो हमें देखना भी नहीं चाहती हों। कृष्णा को कोई अभाव न हो, इसका हर वक्त उन्हें ख्याल रहता। माँ के इस रवैये से मेरा मन वेदना से भर जाता। इसके बावजूद भी मैं वही करती जो वह चाहती, सिर्फ इसलिए कि वह मुझसे खुश रहें। घर का सारा काम करना, कृष्णा की सभी जरूरतों को पूरा करना, उसके बाद स्कूल की पढ़ाई करना। यह आसान नहीं था मेरे लिए। मेरा बोझ हल्का तब हुआ जब मेरी बात की दोनों बहनें मेरे काम में हाथ बंटाने लगीं। आहिस्ता आहिस्ता समय सरकता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया जब पापा को मेरी शादी की चिंता हुई। उस समय पढ़ाई पूरी करके मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी थी।
ट्यूशन व स्कूल की तनख्वाह से बटोरी गई पूंजी और रिश्तेदारों की मदद से मेरी शादी हो गई। पापा ने फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं की। वे अपने रुपयों को लेकर हमेशा संशय में रहे। उनकी आंखों के सामने हमेशा कृष्णा का ही भविष्य घूमता। लिहाजा मेरी शादी चाहे जैसे लड़के से हो मगर उनका एक पैसा खर्च न हो। ऐसा ही हुआ। मैंने भी इसे कुदरत का फैसला मानकर स्वीकार कर लिया। इस बीच मकान मालिक ने पापा को मकान खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। इस मकान में पापा 25 साल रहे, वह भी मामूली किराए पर। एकाएक इस समस्या ने उन्हें विचलित कर दिया। तभी उन्होंने मम्मी से राय मशविरा कर एक छोटा सा मकान खरीद लिया। जाहिर था इस मकान का वारिस कृष्णा ही बनेगा। पापा अपने इस फैसले से संतुष्ट थे। बाद में मझली बहन ने भी प्राइवेट स्कूल और ट्यूशन करके जो पूंजी जमा की उसी में थोड़ा बहुत अपना रुपया पापा ने लगाकर उसकी भी शादी कर दी। रह गई तीसरी, किसी तरह उसे भी निपटाया। अब उनके लिए सिर्फ कृष्णा था। कृष्णा ने कोचिंग करने के लिए फीस मांगी तो पापा सहर्ष तैयार हो गए। वहीं जब मैंने कहा था तो साफ इनकार कर दिया था। कहने लगे कि हमारे पास इतना है ही नहीं कि तुम्हारे लिए कोचिंग करवा सकें, जबकि मैं पढ़ने में काफी होशियार थी। कृष्णा एक नामी कंपनी में इंजीनियर बन गया। उसने आधुनिक जरूरतों का सारा सामान खरीद लिया। माम पिताजी सभी कृष्णा की तरक्की से खुश थे। पापा को लगा उनका जीवन सार्थक हो गया। जब तक पापा जीवित थे सब ठीक ठाक था। एकाएक पापा दिवंगत हुए तो माँ को इलाहाबाद छोड़कर कृष्णा के पास रहना पड़ा। यहाँ उनकी देखभाल कौन करता? माँ बेटाभू के पास नहीं रहना चाहती थीं। वजह उन्हें अपने मकान और शहर से लगाव था। मगर इस उम्र में उनकी हमेशा देखभाल कौन करेगा? मैं भले ही इलाहाबाद में रहती थी मगर मेरा अपना घर था। रात बिरात उन्हें कुछ होता है तो कौन मदद के लिए आएगा? यही सब सोचकर कृष्णा ने माँ को अपने पास बुला लिया। वे बेमन से चली गईं। अपने शहर का सुख और ही होता है। सबसे बड़ी बात सब जाना सुना होता है। माहौल के रग-रग से वाकिफ होता है। बहरहाल साल में एक बार हम सब बहनें उनसे मिलने जरूर जाते। वापसी पर उनकी आंखें भीग जाती। कहती कि मन नहीं लगता, इलाहाबाद आना चाहती। मैं कहती वहां अकेले रहना क्या आसान है? उम्र हो चली है। रात बिरात तबीयत बिगड़ेगी तब कौन होगा? यहाँ कम से कम कृष्णा है आपकी देखभाल के लिए। कृष्णा बदल गया है, माँ बोली। इस पर ज्यादा गौर मत किया करो। बदलाव सभी में आता है, कहकर मैं ऑटो में बैठने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वे तब तक हमें देखती रहीं जब तब ऑटो उनकी नजरों से ओझल नहीं हो गया। मुझे उनकी मनोदशा पर तरस आ रहा था। समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। माँ सब कुछ पहले जैसा चाहती थी, पर क्या ऐसा हो सकता है? गाड़ी में बैठने के बाद जब हम बहनें थोड़ी फ्री हुई तो माँ के यहाँ लेकर चर्चा हुई। माँ बार बार इलाहाबाद आने को कहती हैं, मझली बहन शिवानी बोली। माँ मझली के ज्यादा करीब रही थीं। क्या यह संभव है? मैं पूछी। चाहे जैसे भी हो उन्हें उन्हीं के पास रहना होगा, इसी में उनकी भलाई है। कैसी बात करती हो दीदी? तुम्हें माँ के प्रति इतना निष्ठुर नहीं होना चाहिए। शिवानी को बुरा लगा। तो रख लो अपने पास, तुमसे वह ज्यादा घुली मिली रहती है। शिवानी को बुरा लगा। तो रख लो अपने पास, तुमसे वह ज्यादा घुली मिली रहती है। शिवानी को बुरा लगा। क्या तुम नहीं रखोगी? क्या वह तुम्हारी माँ नहीं है? शिवानी का सवाल बचकाना लगा मुझे। सवाल रखने या न रखने का नहीं है, जिम्मेदारी की बात है।
बेटे की जिम्मेदारी बनती है अपने माँ बाप की सेवा की। हम रखकर कृष्णा को और बेलगाम कर देंगे। वह तो चाहेगा कि माँ को हम लोग रख लें ताकि निरंकुश जीवन जिए। क्या तुमने सुना नहीं जब शैला माँ से कह रही थी कि आपकी वजह से हम कहीं आ जा नहीं सकते, आपने हमें बांध कर रख दिया है। दीदी ठीक कह रही है। मम्मी ने एक बार फोन करके इस बात का जिक्र मुझसे किया था। तीसरी बहन सुमन बोली। कुछ सोचकर शिवानी बोली, दो महीना तो रख ही सकते हैं, इस बहाने उनका मन भी बहल जाएगा। मैं कब इनकार करती हूँ, मगर इस अवस्था में सफर करके अलग अलग शहरों में आना जाना क्या उनके लिए आसान है आगा? कौन उन्हें चेन्नई से ले आएगा? मैं अपने पति से कहूंगी कि वह माँ को ले आए, शिवानी बोली। बहुत आगे बढ़ बढ़कर तुम बोल रही हो। एक बार कहकर तो देखो, तुम्हारे पति इनकार न कर दें तो कहना। सीधे कहेंगे कि जिसकी माँ है वह भेजे। मैं क्यों अपनी नौकरी छोड़कर उतनी दूर जाऊं? मैं बोली। सब एक जैसे नहीं होते। शिवानी का इशारा मेरी तरफ था। मेरे पति जमीनी व्यक्ति थे, वहीं शिवानी का पति धर्मपरायण। पता नहीं कैसे नौकरी करते थे। दिन भर उनका ध्यान अंधविश्वास व भगवान पर ही रहता था। क्षणिक भावनाओं में बहकर वे चेन्नई चले भी गए तो यह हमेशा ऐसा संभव होगा। वहीं सुमन का पति एकदम ठेठ प्रवृत्ति का इंसान। जब वह सुमन का नहीं सुनता तो भला सास को लेने क्या जाएगा? साफ कहेगा कि उनके बेटा भू जाने, हमसे क्या मतलब। इसलिए सुमन से कोई अपेक्षा करना निरर्थक था। सुमन यही सब सोचकर चुपचाप हम लोगों की गुफ्तगू सुन रही थी। रात होने को हुआ। हम लोग बात यहीं खत्म करके अपने अपने बेड पर सोने चले गए। सुबह गाई सतना पहुंची तो शिवानी के साथ सुमन भी उतर गई। सुमन को वहां 2 दिन रुकना था। उसके बाद वह अपने घर लखनऊ चली जाएगी। मैंने उनसे विदा ली। मेरा पड़ाव 6 घंटे बाद आने वाला था। मैं सोचने लगी कि समय कितना बलवान होता है। कहाँ हम सब एक ही शहर में रहकर पले बढ़े और आज 4 लोग 4 जगह के हो गए। मेरा मायका इलाहाबाद था, इसलिए मैं हर वक्त मम्मी पापा के लिए खड़ी रहती थी। बाद में पापा की तबीयत बिगड़ी तो वे दिल्ली चले गए। वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। योजना के मुताबिक मैंने कृष्णा को फोन लगाया, तुम्हें ले जाना हो तो ले जाओ। मेरे पास समय नहीं है, उसने साफ साफ बोल दिया। थोड़ा समय निकालो, उनका भी जी बहल जाएगा। मैंने मनुहार की। उनका दिल कहीं नहीं लगेगा। मैं उनके स्वभाव को जानता हूं। अब तुम उनका स्वभाव भी देखने लगे, मुझे बुरा लगा। इतना ही फिक्र है तो रख लो उनको अपने पास हमेशा के लिए। मैं क्यों रखूंगी? सब कुछ तुम्हें दिया है। अब जब लौटाने की बारी आई तो हम बहनों पर टाल रहे हो। तो जैसे चल रहा है चलने दो। कैसे चलने दूं? बीवी के मोह ने तुम्हें अपने कर्तव्य से विमुख कर रखा है। मुझे अपना कर्तव्य मत सिखाओ। मुझे अच्छे से निभाना आता है। कुछ नहीं निभा रहे हो। तुम दिन भर ऑफिस में रहते हो, तुम्हें कुछ पता रहता है क्या? देर शाम घर आते हो तो सीधे अपने बीवी के कमरे में चले जाते हो। कभी माँ का हाल पूछते हो? वे बेगानों की तरह एक कमरे में पड़ी रहती है। मैंने कब रोका है? क्यों नहीं आकर हमारे पास बैठती हैं? क्या बैठेंगी जब बेटा भू ने मुंह फेर लिया है? मेरे कथन पर मारे खुन्नस के चलते कृष्णा ने फोन काट दिया और तमतमाते हुए माँ के कमरे में आया। आपको ज्यादा खुशी मिलती है अपनी बेटियों से तो कहिए हमेशा के लिए उन्हीं के यहाँ पहुँचा दूं। दिन भर फोन करके हमारी बुराई बतियाती रहती हैं। मैंने क्या कहा? माँ का स्वर दयनीय था। बिना कहे इतना सुनने को मिल रहा है।
क्या कोई अपने मन की बात भी नहीं कर सकता? तुम्हारी बीवी तो जैसे जबान पर ताला लगाकर आई है। उसका ताला खुलेगा तो सिर्फ तुम्हारे लिए या तो अपने मायके वालों के लिए। ऐसे में यदि मैं अपनी बेटियों से कह सुन लेती हूँ तो क्या गलत करती हूँ? माँ ने भी तेवर कड़े किए। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। आप चाहती क्या हैं? कृष्णा बोला। मैं इलाहाबाद जाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आपको पहुंचाने की व्यवस्था करता हूँ, मगर बाद में यह न कहिएगा कि मैंने अपनी मर्जी से आपको इलाहाबाद भेज दिया। माँ चुप रहीं। जिस दिन इलाहाबाद जाने को था माँ की आंखें नम थीं। उन्हें अपने 2 पोतों का ख्याल आने लगा। बड़ा पोता 8 साल का था। बोला, दादी आप इलाहाबाद क्यों जा रही हैं? आपको सुई कौन लगाएगा? खाना कौन देगा? सुनकर माँ की आंखें डबडबा आईं। शैला खुश थी कि चली इसी बहाने झंझट छूटा। अंदर से कृष्णा का भी मन मुदित था, क्योंकि वह जानता था कि इलाहाबाद में मैं तो हूं ही। चाहे जैसे भी हो माँ के लिए करेगी ही। सिर्फ रुपए भेजने की जरूरत है, वह भेज दिया करेगा। मैंने भी मन बना लिया था कि जिस माँ ने मुझे पैदा किया उस रिश्ते की लाज उनकी अंतिम सांस तक रखूंगी। पता नहीं क्यों बरबस मेरा ध्यान उस बचपन पर चला गया जब माँ ने एक टॉफी कृष्णा के लिए मुझसे छिपा कर रखी थी। संयोग से मेरी नजर पनी तो मैंने अपने लिए मांग लिया तो माँ ने साफ इनकार कर दिया। बोली, यह मैंने कृष्णा के लिए रखा है।